बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज अबाउट थायराइड ग्लैंड। तो इसकी पहले ना हम जरा एनाटॉमी पे वर्क करना चाहेंगे। देखिए आप लोगों की जो नेक है, नेक में आप लोगों को बताया कि इस तरह करके आप लोगों का ट्रैकिया होता है, जिसको हम वाइंड पाइप कहते होते हैं, जहां से आपकी एयर ने गुजरना होता है। ट्रैकिया से बिल्कुल पीछे ना आपकी ईसोफेगस पड़ी हुई होती है, जहां जिसको हम आम जुबान में खुराक की नाली कहते हैं, जहां से खुराक ने आप लोगों ने गुजरना होता है। अब ये जो ट्रैकिया है, इसके बिल्कुल आगे अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा जो ग्लैंड है वो पड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम थायराइड ग्लैंड कह देते होते हैं। अब आप लोगों का ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है, ये आप लोगों के थायराइड हार्मोन्स बना रहा होता है, जिसकी आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का बॉडी का जो सारा मेटाबॉलिक रेट है जो है वो चल रहा था। मींस कि आप लोग ये जरा जो एक्टिवली काम कर रहे हो ना, पार्टिसिपेट कर रहे हो सारे कामों के अंदर, वो किसकी मेहरबानी है? वो आप लोगों के थायराइड की मेहरबानी है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? वो आप लोगों की नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम इसको सिंपली दो लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। राइट साइड वाले को सिंपली हम राइट लोब कह देंगे। फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है तो राइट लोब, लेफ्ट साइड है तो इसको हम लेफ्ट लोब कह देते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लोब भी मिल रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो जॉइनिंग पार्ट होता है इनका, थायराइड ग्लैंड का, इन दोनों लोब्स को जो ज्वाइन कर रहा होता है, इसको हम थायराइड इस्थमस कह देते होते हैं। अब क्या है कि ये वाली जो इस्थमस है, इधर से इस तरह करके एक छोटा सा मजीद लोब निकला हुआ होता है। ये मैं आप लोगों को बुक से अंडरलाइन करवाता हूं। उस लोब को हम पायरामिडल लोब कह देते हैं। इट मींस हमें सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या पता चल गया कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ट्रैकिया के आगे प्रेजेंट होता है। इसके तीन लोब्स होते हैं, मेनली इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा लोब भी होता है, जिसको हम पायरामिडल लोब कहते होते हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो सिर्फ 20 से 25 ग्राम का ये वाला जो ग्लैंड है, लेकिन इसका जो फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि अब आप लोग देख रहे हो तो ये देखें, ये ऊपर क्या है? ये आप लोगों का थायराइड जो है वो कार्टिलेज, ये देखें, दिस इज योर कार्टिलेज। ये आपका कौन सा कार्टिलेज है? दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज। और ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है, इसके बिल्कुल नीचे ये पड़ा हुआ है क्रिकोइड कार्टिलेज। और देन ये वाला जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, इससे नीचे आपका ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। और दीज आर ट्रैकियल रिंग्स। ये आप देख रहे हैं कि इससे पीछे ना ये क्या है? ये बेसिकली ट्रैकिया की रिंग्स हैं। ट्रैकिया के अंदर ना, मतलब अगर आपने कुर्बानी के ऊपर देखा होगा तो वो रिंग्स ही होती है, कार्टिलेज की रिंग्स ही होती है, ताकि आपका जो ट्रैकिया है वो ओपन रहे। खैर हमारे और ये टोटल तकरीबन 16 से 20 ना इसी तरह सी शेप की रिंग्स होती हैं, ताकि आपका जो हवा का पाइप है, जो कि ट्रैकिया है, वो ओपन रहे। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो ट्रैकिया के कौन से पार्ट में होता है। तो जो आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग होती है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये आपकी फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, ये कौन सी है? सेकंड। इधर कौन सी होगी? थर्ड। इधर कौन सी होगी? फोर्थ। इट मींस के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के सामने क्या पड़ा है? मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो पड़ा हुआ होता है। अब इसको हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली आप लोगों की नेक की जो एंटीरियर ट्राइंगल होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। व्हाट डज इट मीन बाय एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक? तो आपने क्या करना है, ये देखिए आप लोगों की गर्दन है तो इसमें बिल्कुल एक दरमियान में लाइन खींच दी। देन ये इधर आपका मसल होता है, इसको हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल कहते होते हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि इधर से क्लेविकल से ऊपर की तरफ जो है वो आप लोगों के मेस्टोइड प्रोसेस की तरफ जा रहा होता है। देन ये आप लोगों का जबड़ा होता है, जिसको हम मैंडिबल कहते होते हैं। तो इन दोनों के, इन सब के दरमियान में ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, इसको हम एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक कह रहे होते हैं। तो इधर बेसिकली ट्रैकिया के सामने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के आगे जो है वो आप लोगों का ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है वो पड़ा हुआ होता है। चलें जी, अब हमें इन सारी चीजों की समझ लग चुकी है। मैं जरा बुक से अंडरलाइन करवाना चाहूंगा कि हमने क्या पढ़ा है। देन अब हमने इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, उस सब के बारे में बात करनी है। ये चीज जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट बनाना चाहूंगा कि जब भी हम किसी ग्लैंड को पढ़ते हैं या किसी स्ट्रक्चर की हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को चार चीजों का पता होना चाहिए कि उधर ब्लड लेके कौन आ रहा है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर ने जिंदा रहना है तो उधर क्या आना चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये स्ट्रक्चर जिंदा रहेगा। देन इधर से ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले जो ग्लैंड के सेल्स हैं, ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज, ऑक्सीजन को सप्लाई यूज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे। देन इधर से ब्लड ने वापस जाना होता है। इट मींस के वापस कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जा रहा होता है? वेन्स। इट मींस के उस स्ट्रक्चर की आपको आर्टेरियल सप्लाई का पता होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर की आपको वेनस सप्लाई का पता होना चाहिए। देन देखिए, थोड़ा बहुत फ्लूइड जब इधर आपका फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, आप लोगों के वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वापस जाएंगे, तो इधर थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो बच जाता होता है। तो अल्लाह पाक ने क्या रखा हुआ है? अक्सर लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगती थी कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपका आर्टरी से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड जो है वो वापस जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो फ्लूइड इधर बच जाता होता है आपकी टिश्यू स्पेस के अंदर, तो अल्लाह पाक ने उसको भी ड्रेन करने के लिए क्या रख दिया? इधर आप लोगों की लिम्फेटिक सिस्टम रख दिया, लिम्फेटिक चैनल्स रख दिए। तो ये जो
लिम्फेटिक चैनल्स हैं ये इस फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। अब ड्रेन तो कर लिया, लेकिन क्या हो सकता है ये वाला जो फ्लूइड है इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने मजीद क्या इंतजाम कर दिया कि इधर लिम्फ नोड्स रख दी। ये वाली जो लिम्फ नोड्स हैं इनके अंदर बेसिकली आपकी बॉडी की आर्मी सेल्स होते हैं, मींस के लिम्फोसाइट्स होते हैं। उन वो क्या करेंगे कि अगर इधर कोई भी फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन वगैरह है तो वो इसको मार देते होते हैं। तो ये काम होता है आपकी लिम्फ नोड्स का। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप लोगों को गले का इन्फेक्शन होता है तो गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हैं। तो इधर भी अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती होती है, इधर स्वेलिंग हो जाती होती है, इनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती होती है। खैर ये बात कहीं और चलेगी। सिंपली इट मींस आप लोगों को तीन चीजों का पता चल गया। जब भी मैं कोई स्ट्रक्चर पढ़ूंगा, अगर फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड पढ़ रहा हूं तो इसकी मैं पहले आर्टेरियल सप्लाई के बारे में मुझे पता होना चाहिए, वेनस ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए, इधर से कौन सी जो लिम्फ नोड्स हैं वो इधर से ब्लड को दूसरा एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करनी है, उनका मुझे पता होना चाहिए। देन एक और चीज, अब हम लिम्फ नोड्स को क्यों पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज आपको अगर इधर कैंसर होता है, आप लोगों के थायराइड कार्सिनोमा होता है, तो अगर वो लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करेगा तो आपको अगर पता होगा कि जनाब इसको ये वाली लिम्फ नोड्स सप्लाई कर रही थी, तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि अच्छा मैंने ये वाली जो लिम्फ नोड्स है इनको काट देना है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन लिम्फ नोड्स को भी पढ़ रहे होते हैं। आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि जनाब इस ग्लैंड को ये वाली जो लिम्फ नोड्स हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं, ताकि अगर कैंसर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इन लिम्फ नोड्स की तरफ जो है वो कैंसर स्प्रेड करेगा और इनको मुझे जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए, काटना चाहिए। देन चौथी एंड लास्ट बात जो इसके बारे में आ जाती है कि आपको किसी भी स्ट्रक्चर की नर्व सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। मींस के इसको कौन सी जो नर्व्स है आपको पता है कि नर्व्स मैसेज देती हैं, तो फिर आपका जो ग्लैंड है वो वर्क कर रहा होता है कि अच्छा मैंने ये काम करना है या ये काम नहीं करना। ठीक है, तो इट मींस कि आप लोगों को चौथी बात क्या पता होनी चाहिए, जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में पता होना चाहिए। चले जी, इन चार चीजों का हमें पता चल चुका है। अब हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करना चाहेंगे कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड होता है इसको कौन सी आर्टरी आके सप्लाई कर रही होती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों की मजीद बेस पे वर्क करना चाहूंगा और मैं हार्ट से ऊपर आप लोगों को लेके आना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जनाब हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं और इसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे पहुंच जाता है, वो आपकी एओर्टा के अंदर। इधर से क्या निकल रही है, बेसिकली एओर्टा, और ये ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, इट मींस आपको पता चल गया जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड कहां पे चला गया जनाब, एओर्टा के अंदर जो है वो चला जाता होता है। अब एओर्टा से क्या है कि ये आप लोगों का असेंडिंग एओर्टा होता है, देन ये आपका आर्च ऑफ एओर्टा होती है। देन ये क्या हुआ कि आपकी जो एओर्टा है इसने ऊपर आपके हेड की तरफ, हेड एंड नेक की तरफ जो है वो ये 3 ब्रांचेस दे दी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि दिस इज योर राइट साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपने याद रखना है कि राइट साइड के ऊपर ये बेसिकली जस्ट एक मेन ब्रांच दे रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक कहते होते हैं। देन आपका ये वाला जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है ये आगे 2 मजीद ब्रांचेस दे देता होता है। एक वो जो कि आप लोगों के हेड एंड नेक को जाके सप्लाई करेगी, उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, उसको हम सिंपली जो है वो कैरोटिड आर्टरी कह देते होते हैं। ठीक है, उसको हमने सिंपली क्या कह दिया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और वो जो जाके आपके बाजू को सप्लाई करेगी उसको हम सिंपली जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी कह देते होते हैं। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा बिकॉज अक्सर लोगों को इधर थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ब्लड कहां पे आ जाता है, एओर्टा के अंदर। ये वाला जो एओर्टा है इससे अब आगे सारी आप लोगों की बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा। अब फिलहाल हमारा जो ताल्लुक है वो थायराइड ग्लैंड से है, मींस के ऊपर नेक वगैरह की तरफ है, बिकॉज हम एनाटॉमी ऑफ नेक और थायराइड ग्लैंड, इट मींस के ऊपर की तरफ वाली जो आर्टरीज आ रही हैं हमें उनको सबसे पहले देख। तो राइट साइड पे जो इसने ब्रांच दी उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेकियोस्फेरिक। आपको पता है एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये इधर ना एक बंदा बना हुआ, ठीक है, ये आप लोग इमेजिन कर लें कि ये आपका, तो ये इट मींस कि एओर्टा से जो ऊपर ब्रांच जा रही है उसको बाजू को भी सप्लाई करना चाहिए, उसको नेक को भी सप्लाई करना चाहिए, उसको हेड को भी सप्लाई करना चाहिए। तो बाजू को जो सप्लाई जा रही है वो कौन लेके जा रहा है, आपकी जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो लेके जा रही है। और जो ऊपर हेड एंड नेक की तरफ जो सप्लाई जा रही है वो कौन लेके जा रहा है, वो आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो ऊपर की तरफ सप्लाई लेके जा रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या था, ये जब एओर्टा ऊपर की तरफ जो ब्रांच दी राइट साइड पे, दैट इज एक ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक, और ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे मेरे पास 2 ब्रांचेस जो हैं वो निकल चुकी हैं। एक को मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि हेड एंड नेक की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। एक को मैं क्या कह रहा हूं, सब क्लेवियन आर्टरी जो कि आपके बाजू की तरफ ब्लड को लेके जा रही होती है। लेकिन दैट इज हियर इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, जहां पे मैं भी अक्सर भूल जाता होता हूं। ठीक है, लेकिन आई होप सो आप लोग नहीं भूलोगे कि जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक नहीं निकलता होता। वहां पे क्या निकलेगा, ये 2 अलग-अलग ब्रांचेस दे देगा। 2 अलग-अलग क्या ब्रांचेस देगा कि एक
तो ये सब क्लेवियन आर्टरी दे देता था, मींस कि लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी दे देगा जो कि आपके लेफ्ट बाजू को सप्लाई कर देगी। दूसरी ये डायरेक्टली ही लेफ्ट कॉमन कैरोटिड दे देता है जो कि जाके किसको सप्लाई कर देगा, आपका जो हेड एंड नेक है उसको सप्लाई कर देता होता है। इधर कोई ब्रेकियोस्फेलिक वाला चक्कर नहीं है। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि मेरा जो एओर्टा था, एओर्टा की जो आर्च थी उसने राइट साइड की तरफ तो एक ही मेन ब्रांच दी, लेकिन लेफ्ट साइड के तरफ जो है उसने दो ब्रांचेस दे दी। एक को हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कह रहे होते हैं, दूसरी को हम क्या कह रहे हैं, दूसरी को हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, होप सो आपका यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मजीद बात करना चाहेंगे। मजीद ये होता है कि आपकी ये वाली जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती हैं ये आगे डिवाइड हो जाती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रेन आपका कहां पे होता है, अंदर की साइड में होता है ना, ऐसे ही कि नहीं है। इट मींस कि आप लोगों का जो ब्रेन है उसको कौन जाके सप्लाई करेगा, आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो जाके ब्रेन को सप्लाई कर देगी। बाकी जो आप लोगों की नेक है या ऊपर आप लोगों का दूसरा हेड वगैरह है या फेस है उसको कौन सप्लाई कर देगा, आप लोगों की वो बाहर की साइड पे है ना, तो उनको आप लोगों की जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो सप्लाई कर देती होती है। तो हमने क्या बात पढ़ी कि हमारी दोनों साइड से, हमारी लेफ्ट साइड से भी क्या निकल गया था, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हमारी जो राइट साइड है वहां से भी कौन सी ब्रांच निकल गई थी, आप लोगों की राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल गई थी। अब इन दोनों ने आगे दो ब्रांचेस दे दी, दोनों ने दो दो ब्रांचेस दे दी। एक को हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कह रहे हैं, एक को हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कह रहे हैं। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो जाके आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, जबकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो जाके आप लोगों का ये नेक है या ऊपर आप लोगों का जो फेस वगैरह है या ऊपर आप लोगों का जो हेड है उसको जाके एक्सटर्नल मीन के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई कर देती होती है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि जो बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है। इट मींस अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो बताओ, ब्रेन के अंदर है, नहीं सर जी वो तो बाहर ही है ना। इट मींस कि इसको कौन सप्लाई कर रहा होगा, आपकी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो मेनली इसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये वाली जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, ये देखें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसने क्या किया, इसने एक ब्रांच दे दी, आप देख सकते हैं, ये इसने एक ब्रांच दे दिया और वो जाके किसको सप्लाई कर दिया, वो आप लोगों के थायराइड ग्लैंड के ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। तो इस आर्टरी को हम सिंपली क्या कह देते हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सिंपल है ना, ऊपर वाले पार्ट को, थायराइड के ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो उसको हमने सिंपली क्या कह दिया, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। देन हमारे पास आ जाती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब ये वाली जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है इसका थोड़ा सा चक्कर है, ये इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, इसको बेसिकली आपका जो थायरो सर्विकल ट्रंक है वो सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, कौन सप्लाई कर रहा है, आपका ये वाला जो थायरो सर्विकल ट्रंक है वो सप्लाई कर रहा है इंफीरियर पार्ट को। ठीक है, अब ये वाला जो थायरो सर्विकल ट्रंक है ये कहां से ब्रांच निकली है, अगर आप लोग ये जरा देखें तो आप देख सकते हैं ये क्या जा रही थी, मेरी राइट सब क्लेवियन। इट मींस कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है उसने क्या किया, उसने एक ब्रांच दे दी जिसको मैं क्या कह रहा हूं, थायरो सर्विकल ट्रंक कह रहा हूं। तो ये वाला जो थायरो सर्विकल ट्रंक है इसने जाके इंफीरियर थायराइड को जाके सप्लाई कर दिया, तो इंफीरियर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, तो इसको मैंने सिंपली क्या कह दिया, इंफीरियर थायराइड आर्टरी कह दिया। तो अगर आपके माइंड के अंदर जस्ट ये वाली डायग्राम रहेगी तो आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड ऊपर पहुंच चुकी है तो ये ऊपर ब्रांच देगी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी देगी जो कि जाके सुपीरियर थायराइड को सप्लाई कर देगी। जबकि ये सब क्लेवियन नीचे है तो ये नीचे से एक ब्रांच दे देती है थायरो सर्विकल ट्रंक, जो कि जाके आप लोगों का जो इंफीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड होता है उसको सप्लाई कर देती होती है। अब these are two main arteries which are supplying blood to your thyroid gland। लेकिन आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ा हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ये है तो छोटा सा लेकिन इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये बहुत अच्छी है। तो इसको एक और ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कहते होते हैं थायराइड IMA आर्टरी। अब ये वाली जो थायराइड IMA आर्टरी है ना, ये मोस्टली आप लोगों का जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है या आप लोगों की जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहां से निकल जाती होती है। ठीक है, इट मींस कि मेरे पास एक और ब्रांच आ गई था जो कि जाके थायराइड को सप्लाई कर रही थी, उसको हम क्या कह रहे हैं, थायराइड IMA आर्टरी। थायराइड IMA आर्टरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लेकिन ये कि मेन जो ब्लड सप्लाई है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक सुपीरियर थायराइड, दूसरी इंफीरियर थायराइड। लेकिन ये क्या है कि ये भी आप लोगों की एक छोटी सी ब्रांच है और ये कहां से निकल रही होती है, ये या तो आपका ये वाला जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है, इधर आप देख सकते हैं कि ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से निकल रही होती है, या डायरेक्टली इधर आप लोगों की जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहां से निकल जाती होती है। लेकिन ये मेनली कहां से निकल रही होती है, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से जो है
वो निकल रही होती है। इट मींस आपको सिंपली क्या पता चल गया कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड था इसको 3 आर्टरी सप्लाई कर रही थी। जो ऊपर वाला पार्ट था उसको सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो नीचे वाला पार्ट था उसको इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और देन ये वाला जो मिडल वाला पार्ट है इसको जाके थायराइड आईएमए आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है। तो चलिए जी अब हम जरा बुक से पढ़ते हैं। तो वही वो कहता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसको कौन सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच थी? एक्सटर्नल कैरोटिड की। इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच थी? थायरोसर्विकल ट्रंक की, ठीक है। थायरोसर्विकल ट्रंक देन आगे आप लोगों को बताया कि ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी था। देन थायराइड आईएमए आर्टरी थी, वो किसकी ब्रांच थी? वो आप लोगों का ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की भी ब्रांच हो सकती है, या आप लोगों की जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसकी भी ब्रांच हो सकती है। अब मैंने आप लोगों को पता है क्या कहा? मैंने कहा कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बड़ा हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेसल्स होती हैं। इट मींस कि इसकी तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इट मींस कि अगर इसको थोड़ा सा भी डैमेज होगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर से इसका टिश्यू निकालूंगा तो इधर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया, ये आपका एमसीक्यूज भी आता है कि क्या थायराइड ग्लैंड के अंदर हम बायोप्सी कर सकते होते हैं? तो आपने कहना है हम थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्सीजनल बायोप्सी नहीं कर सकते, बिकॉज थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा वेसल्स होती हैं। एक्सीजनल बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि आप ये वाला जो पूरा टिश्यू है इसको बाहर निकाल लेते हो और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है, ठीक है। कैंसर अगर हो तो ठीक है। तो इट मींस कि अगर मैं एक्सीजनल बायोप्सी करूंगा इधर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और बंदा ब्लीडिंग से ही मर सकता होता है। इट मींस के एक्सीजनल बायोप्सीज कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक हो गया, ये आपका एक एमसीक्यूज आ गया। ये बेसिकली इसके अंदर एफएनए कार्य होते हैं, ये भी आगे मैं आप लोगों को जाके पढ़ाता हूं। ये हमारा पर्पस था इस ब्लड सप्लाई को पढ़ने का। देन आगे चलते हैं। अब हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आप लोगों के थायराइड ग्लैंड की तरफ पहुंचा चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचा चुके हैं, ऑक्सीजन भी पहुंचा चुके हैं। आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सारी चीजें लेके आ रहा है। तो अब इधर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन लेके जाएगा? आपकी जो वेनस ड्रेनेज है वेस्ट प्रोडक्ट को लेके चली जाती होती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए जारी सी बात आप लोगों की कौन सी होंगी? वेन्स होंगी। तो वही बिल्कुल सेम नाम होगा उनका भी। हमारे पास क्या होती हैं? सुपीरियर होती हैं, आप लोगों के पास जनाब मिडल होती हैं। तो वो क्या कर रही होती हैं? वो इधर से और इंफीरियर थायराइड होती हैं, ठीक है। तो इट मींस कि आप लोगों का जो सुपीरियर पार्ट होगा वहां से कौन? आप लोगों की जो सुपीरियर थायराइड वेन है, ये आप देख सकते हैं कि जो सुपीरियर थायराइड वेन है वो सुपीरियर पार्ट से ब्लड को ड्रेन कर लेगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगी? मिडल थायराइड वेन होगी, जो कि आप लोगों का मिडल पार्ट जो होता है थायराइड ग्लैंड का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर लेती होती है। देन हमारे पास होती है इंफीरियर थायराइड वेन, जो कि क्या है कि जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों की जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो नीचे वाले पार्ट से ब्लड को ड्रेन कर लेती होती है। अब बात आ जाती है कि ये जो सुपीरियर है, ये जो मिडल है, ये जो आप लोगों की इंफीरियर है, ये जाके आगे ड्रेन किसके अंदर कर रही होती है? तो आपका ये वाली जो ऊपर वाली है कौन कौन सी? जो सुपीरियर थायराइड वेन है, और आप लोगों की जो मिडल थायराइड वेन है ये जाके मेनली आपकी जो इंटरनल जगुलर वेन होती है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर इंटरनल जगुलर वेन, ये है, ठीक है। ये इंटरनल जगुलर वेन जिसको हम आई थिंक शाह रग भी कहते होते हैं। ये जब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बंदा बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रहा होता है, लाइक जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो इंटरनल जगुलर वेन है वो आप लोगों को सामने से दिख सकती है। ये काफी ज्यादा आप मतलब इजीली आप लोगों को देख सकते होते हो। बंदे की नेक के अंदर जो मोटी सारी वेन होती है दैट इज इंटरनल जगुलर वेन। अब ये आप लोगों की जो इंटरनल जगुलर वेन होती है ये बेसिकली आप लोगों का जो हेड होता है, आपका जो फेस होता है, आपका जो नेक होता है, वहां से सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आना होता है। वो किसने लेके आना है? वो आपकी जो इंटरनल जगुलर वेन है उसने लेके आना होता है, ठीक है। तो इट मींस के नेक के अंदर मेरा थायराइड ग्लैंड है, तो इससे भी ब्लड कौन ड्रेन करेगा? आपकी ये वाली जो इंटरनल जगुलर वेन है वो ड्रेन कर रही होती है। तो आपकी ये चाहे सुपीरियर थायराइड वेन हो, आपकी चाहे ये वाली जो मिडल थायराइड वेन हो, तो ये आके किसके अंदर ड्रेन कर रही है? या आप लोगों की जो इंटरनल जगुलर वेन है उसके अंदर आके ड्रेन कर रही होती है। लेकिन 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 आप लोगों की ये वाली जो नीचे वेन रहेगी, मींस के जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो क्या कर रही होती है? वो बेसिकली वो नीचे आप लोगों की जो ब्रैकियोस्फेलिक वेन होती है उसके जाके अंदर ड्रेन कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली वेन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्रैकियोस्फेलिक वेन कह रहे हैं, ये उसके अंदर जाके ड्रेन कर देती होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो ब्रैकियोस्फेलिक वेन है ये कहां से बन गई? इसकी भी थोड़ा सा मैं एनाटॉमी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर से क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कौन हेड एंड नेक वगैरह से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन वापस लेके आ रहा है? आपकी जो इंटरनल जगुलर दोनों साइडों से लेके आ रही होगी ना, ठीक है, दो होंगी। अच्छा, अब ये लेके आ रही है। अब आप लोगों का जो बाजू था वहां से कौन लेके आ रहा होगा? आप लोगों की जो सब क्लेमियन वेन्स हैं वो बाजुओं से भी ब्लड को वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आ रही होंगी। तो ये दोनों जहां पे आपस के अंदर मिल जाती होती हैं तो देन आप लोगों की जो वेन बन रही होती है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम ब्रैकियोस्फेलिक वेन कह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इधर से आ रही है आप लोगों की इंटरनल जगुलर वेन, इधर से बाजू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आ रही है वो आप लोगों की सबक्लेवियन वेन लेके आ रही है। लेके कौन जा रही थी? सबक्लेवियन आर्टरी। वापस कौन लेके आ रही है? आप लोगों की जो सबक्लेवियन वेन है वो वापस लेके आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों जहां पे ज्वाइन कर रही होती हैं, ये वाली जो वेन बन रही होती है इसको हम सिंपली जो
है वो ब्रैकियोस्फेलिक वेन कह रहे होते हैं। देन आप लोगों की दोनों साइड्स की ब्रैकियोस्फेलिक वेन जो है वो आपस के अंदर मिलती होती हैं और आपकी बन जाती है सुपीरियर वेना केवा। और देन वो जो सुपीरियर वेना केवा है वो बेसिकली जाके आपका जो राइट एट्रियम होता है वहां पे ब्लड को, डीऑक्सीजनेट ब्लड को ड्रेन कर देती है। तो ये यहाँ से सारा जो आप लोगों की ऊपर वाली बॉडी है, हेड एंड नेक से सारा जो ब्लड है वो कहां पे पहुंच जाता है, आपके राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाता है। देन आप लोगों की जो नीचे वाली बॉडी होती है वहां से बेसिकली जो इंफीरियर वेना केवा है वो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को ड्रेन कर देती होती है। तो आपका सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाके राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाता होता है। ठीक है, तो इस तरह करके ड्रेनेज हो रही थी। मैंने इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया, बिकॉज मैं आप लोगों की थोड़ी सी जो एनाटमी थी, थोड़ी सी जो दूसरा ब्लड सप्लाई थी उस पर वर्क करना चाह रहा था। ठीक है, तो अब आपका जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर पहुंच चुका है। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को कार्डियक सिस्टम के अंदर पता चलेंगी। फिलहाल हमने क्या किया है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड था वहां से जी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू सुपीरियर थायराइड वेन, थ्रू मिडल थायराइड वेन एंड थ्रू इंफीरियर थायराइड वेन वो हमने पहुंचा दिया है इन द राइट एट्रियम। ये हमारा काम था। अब आगे, अब हमारा क्या बच गया, हमारी जो लिम्फ नोड थी हमें थोड़ा सा उसके भी बारे में पता होना चाहिए कि इधर से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कौन कर रहा होता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बेसिकली आप लोगों की जो है वो डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि इसको ड्रेन कर रही होती हैं। तो हम जरा डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स को भी देख लेते हैं। ये बेसिकली आप लोगों की जो इंटरनल जुगुलर वेन है ना उसी के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये मैंने इसकी पिक निकाली हुई है। अगर आप लोग ये वाली पिक देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इधर भी आपके लिम्फ नोड्स हैं, इधर भी नोड्स हैं, इधर भी हैं। लेकिन हमारे काम की जो है वो दीज आर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स। तो ये वाली जो डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं। इधर भी तो आप लोगों का ये पड़ा होता है ना थायराइड ग्लैंड, तो इधर से जो है ये सारा ड्रेन कर लेती होती हैं। ठीक है, इट मींस आप लोगों को ये पता चल गया कि अगर इधर भी कोई मसला होगा तो आपने कौन सी लिम्फ नोड्स को देखना है, आपने केवल जो डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं इनको देखना होता है। चलें जी, अब हमें इस चीज का भी पता चल गया। लेकिन 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 आपका जो मेनली एमसीक्यूज आता है वो आता है नर्व सप्लाई से। ठीक है, अब नर्व सप्लाई से कैसे आता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना चाहूंगा। देखिए, जब बंदे को थायराइड का कैंसर वगैरह हो जाता है तो उस केस के अंदर हमें थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने थायराइडेक्टमी मींस कि आप लोगों ने थायराइड को रिमूव करना होता है, तो जब भी आप लोगों ने थायराइडेक्टमी करनी होती है ना तो उससे पहले जो भी आर्टरीज इसको आके सप्लाई कर रही थी, फॉर एग्जांपल सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, आप लोगों की जनाब इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, आप लोगों की जनाब ये वाली जो थायराइड आईएम में आर्टरी थी, तो इन सबको आपने पहले बंद करना होता है। ठीक है, इस तरह करके लाइगेट करना होता है ताकि जब आप लोग ये वाला जो ग्लैंड है इसको इधर से निकालो तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। अगर आपने इनको लाइगेट ना किया, वैसे ही ग्लैंड को निकाल लिया, तो इधर से तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और बंदा जो है वो ब्लीडिंग से ही मर जाएगा। तो इस वजह से इट मींस आपको क्या पता चल गया कि जब हम थायराइडेक्टमी कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें ये वाली जो सारी आर्टरीज हैं इनको लाइगेट करना पड़ता होता है। अब मसला पता क्या आता है, मसला ये आता है कि जब आप लोग इन आर्टरीज को लाइगेट कर रहे होते हो तो साथ साथ में इनके पास जो नर्व्स होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती है आपके थायराइड ग्लैंड को, उनको भी आप लाइगेट कर सकते हो, क्लैंप कर सकते हो, तो जिसकी वजह से वो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। अब वो वाली जो नर्व्स हैं वो आपके थायराइड को सप्लाई नहीं कर सकेंगी। जब आप लोगों के थायराइड को सप्लाई नहीं आएगी तो इट मींस के वो वाला जो बंदा है उसके अंदर मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को उस चीज को बताता हूं, वो अभी हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहले हमें थोड़ा सा नर्व सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड है इसको कौन सी आके नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है और वो कौन कौन से रास्ते से जो है वो गुजर रही होती है। तो देखिए, इसमें मेन हमारे पास जो नर्व आ जाती है दैट इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब आप लोगों की ये वाली जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ये बेसिकली किसकी ब्रांच है, आपके पास ऊपर से एक नर्व आ रही होती है, उस नर्व को हम कहते होते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर 10। अगर आपने क्रेनियल नर्व्स का लेक्चर लेना है तो आपने मुझे मैसेज कर लेना, मैं आप लोगों को सारी जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनका लिंक भेज दूंगा, आपने वहां से ले लेना है। ठीक है, फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेगस नर्व के बारे में। अब ये वाली जो वेगस नर्व है ये नीचे आ रही है और इसने क्या किया, एक ब्रांच ऊपर की तरफ जो है ये आप देख सकते हैं, एक ब्रांच इसने ऊपर की तरफ जो है वो आप लोगों के थायराइड की तरफ, आप लोगों का ये वाला जो लेरिंग्स होता है उसकी तरफ एक ब्रांच भेज दी। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम जनाब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखें दोनों साइडों से होगी ना, आप लोगों की राइट साइड से भी होगी, आप लोगों की लेफ्ट साइड से भी होगी। इट मींस के आप लोगों की जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ये किसकी ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और ये जाके किसको सप्लाई कर रही होती है, ये जाके आप लोगों का जो लेरिंग्स होता है उसके सारे के जो सारे मसल्स होते हैं। अब व्हाट इज लेरिंग्स, मैं इस पे भी थोड़ी सी आप लोगों का कंसेप्ट बनाना चाहूंगा। ये देखें, ये क्या है, ये आप लोगों का थायराइड कार्टिलेज है। तो थायराइड कार्टिलेज है और अंदर जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम लेरिंग्स कह रहे होते हैं। तो लेरिंग्स क्या है, ये सिंपल एक होलो ट्यूब है जो कि ट्रैकिया के ऊपर होती है। बल्कि ये चीज पढ़ाने से पहले थोड़ी सी आप लोगों को ब्रेक, आगे सारा जो कंसेप्ट है वो इजी है लेकिन आप लोग 1-2 मिनट जो है वो ब्रेक, बिकॉज मैं खुद जो है वो बोल बोल के थक चुका हूँ। पहले वाला जरा एब्जॉर्ब करें।
किसी को स्पीड वगैरह का तो इशू नहीं हुआ? आई थिंक सो आज मैंने इतनी ज्यादा स्पीड से बोला नहीं हूँ। अगर किसी को स्पीड का इशू हुआ है तो मैं मजीद स्लो रख लेता हूँ स्पीड। बट ये है कि जब भी आप किसी न्यू टीचर से स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अबाउट क्या कहते हैं ना 5 to 7 लेक्चर्स लगते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी उस टीचर के साथ मैच करने में। तो मे बी उस वजह से थोड़ा इशू हो सकता है। जी स्टार्ट करें। आई थिंक सो ओके ब्रेक काफी हो गया और इतनी हम करना चाह रहे थे, मैं जस्ट थोड़ा सा ना पानी पीना चाह रहा था। चले जी। अब हम अब हम बेसिकली जो बात कर रहे थे वो जो नर्व्स हमारे थायराइड ग्लैंड के पास से गुजर रही थी उनके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आप लोगों की जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम वेगस नर्व कह रहे होते हैं। आपकी ये वाली जो वेगस नर्व है ये एक ब्रांच देती होती है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व अगर आप देखें तो ये थायराइड के पीछे से गुजरते जा रही है और ये जाके आप लोगों का जो दूसरा हमारे मसल्स होते हैं ना इसके क्या कहते हैं लेरिंग्स के, उन सारे मसल्स को एक्सेप्ट क्रिकोथाइरॉइड, ये भी मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाता हूँ। क्रिकोथाइरॉइड के अलावा जो भी सारे मसल्स हैं उनको जाके कौन सप्लाई कर रहा है, आप लोगों की ये वाली जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ये उस एरिया को जाके सप्लाई कर रही होती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का कंसेप्ट बनाना चाहूंगा कि व्हाट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते होते हैं। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये किसकी मेहरबानी है, ये आप लोगों के हमारा जो लेरिंग्स है उसकी मेहरबानी होती है। तो लेरिंग्स क्या है, ये सिंपल होलो ट्यूब है जो कि ट्रैकिया के ऊपर पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देखें तो ये क्या है, ये आप लोगों का जो है जनाब ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया से ऊपर ये वाला जो होलो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम लेरिंग्स कह रहे होते हैं। और इसके अंदर ये सारे जो है वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और इससे आगे क्या आता है, ये आप लोगों का थायराइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है ना इसके पीछे वाला एरिया देख रहे हैं। इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज, और इससे पीछे आप लोगों का ये वाले जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और देन ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम लेरिंग कह रहे होते हैं, जहां से आप लोगों की जो आवाज है प्रोड्यूस हो रही होती है। जब आप लोगों का सांस इधर से गुजरता है, आवाज इधर से गुजरती है तो वो वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है और देन आप लोगों की ये वाली जो आवाज है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आप लोगों के जो सारे के सारे लेरिंग्स के मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रहा था, उनको आप लोगों की जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो सप्लाई कर रही होती है। अब क्या होता है कि जब आप लोग थायराइडेक्टमी कर रहे होते हो तो थायराइडेक्टमी के दौरान आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने जब आप लोगों ने आर्टरीज को लाइगेट कर रहे होते हो, जब आप लोग थायराइड आर्टरी को लाइगेट कर रहे होते हो तो उस दौरान आपने ख्याल करना होता है कि कहीं आप लोग साथ में ये जो नर्व इधर से जा रही थी, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ना कि ये क्या है, आप लोगों की जो आर्टरीज हैं इसके आसपास से गुजर रही हैं, ऐसे ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग किसी भी थायराइड आर्टरी को फॉर एग्जांपल क्या कर रहे थे, लाइगेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देखें तो ये क्या है, ये मेरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये इधर से जा रही है, ऐसे ये नहीं है। तो आप फॉर एग्जांपल इसको लाइगेट कर रहे थे तो आप क्या कर सकते हो, इस नर्व को दूसरा क्लैंप कर सकते हो ना साथ। या फॉर एग्जांपल आप लोग इधर से आप लोगों की ये वाली जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है इसको क्लैंप कर रहे थे तो साथ में ये वाली जो नर्व गुजर रही थी इसको भी अगर आपने क्लैंप कर दिया, अगर आपने डैमेज कर दिया, इट मींस कि अब आप लोगों के जो लिरिक्स के मसल्स हैं उनको नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी। इट मींस कि अगर उनको नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो अब वो वाला जो बंदा है वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाएगा। ठीक है, इट मींस के अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर प्रॉपर्ली बोल रहा हूं तो वो किसकी मेहरबानी है, वो आपके लिरिक्स की मेहरबानी है, वो आप लोगों के लिरिक्स के मसल्स की मेहरबानी है। तो ये आपके बुक के ऊपर नहीं लिखा कि अगर क्या आता है, अगर आप लोगों की ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है तो उस वक्त उस बंदे के अंदर कौन से सिम्टम्स आ रहे होंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो वो वाला जो बंदा है वो प्रॉपर्ली बोल नहीं सकेगा। वो इस तरह बोलेगा कि जैसे ना मतलब बंदे का गला खराब हो तो उस तरह करके उसकी आवाज जो है वो निकल रही होती है। इसको हम डिस्फोनिया कहते हैं या इसको हम होर्सनेस ऑफ द वॉइस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उस बंदे के अंदर जिसकी आपने, अब आप लोगों को एमसीक्यूज किस तरह आएगा, आपको एमसीक्यूज आएगा कि एक बंदा था उसकी हमने थायराइडेक्टमी की और थायराइडेक्टमी करने के बाद वो वाला जो बंदा है वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ और साथ में डिस्पेजिया के साथ, प्लस आप लोगों को डिस्पेजिया देगा, मींस के वो जो है वो खाने को निगल भी नहीं सकेगा, तो साथ में आप लोगों को डिस्पेजिया देगा। तो अगर आप लोगों को ये दो चीजें दे रहा है, आपने समझ जाना है कि आपकी जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। मोस्टली ये कब डैमेज होती है, जब आप लोग थायराइडेक्टमी के दौरान, जब आप लोग जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, ये भी आपने याद रखना है कि जब आप लोग इंफीरियर थायराइड आर्टरी को क्लैंप कर रहे थे, अगर साथ में आपने इसको भी क्लैंप कर दिया तो वो बंदा आपके पास होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ और साथ में ये वाला जो डिस्फेजिया है इसके साथ प्रेजेंट कर जाता होता है। यहां से आपका एमसीक्यू आता होता है, मस्ट आपने इस चीज को याद रख लेना है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास जो दूसरी नर्व होती है दैट इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। हमने क्या कहा था, ये यहां से भी एमसीक्यूज आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि आप लोगों की ये वाली जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी
ये सारे के सारे लेरिक्स के मसल्स को सप्लाई कर रही थी। लेकिन जस्ट आप लोगों का जो एक मसल है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रिकोथाइरॉइड कह रहे होते हैं, उसको हमारी ये वाली जो नर्व है वो सप्लाई नहीं कर रही होती। ठीक है, तो इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? इसको बेसिकली आप लोगों की ये वाली जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है ये सप्लाई कर रही होती है। एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो है वो बेसिकली किसकी ब्रांच है? वो बेसिकली आप लोगों की जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है उसकी ब्रांच है। और ये भी मेनली जो किसकी ब्रांच है? आप लोगों की वेगस नर्व की ही ब्रांच है। ठीक है, इट मींस के वेगस नर्व ने डायरेक्टली कौन सी ब्रांच दे दी थी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दे दी थी। अगर आप लोग ये देखें तो हमारे पास क्या है कि ये वाली जो वेगस नर्व है इसने डायरेक्टली ये वाली ब्रांच दे दिया, मींस के रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है दे दिया। जबकि क्या होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, हमारे पास ये वाली जो वेगस नर्व है वो क्या करती है, वो एक ब्रांच देती है जिसको हम सुपीरियर लेरेंजियल नर्व कह रहे होते हैं। देन क्या हुआ कि ये वाली जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ये जाके आगे मजीद एक ब्रांच दे देती है जिसको हम एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व कह रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, जो कि आप लोगों के जो क्रिकोथाइरॉइड मसल होता है, बट इस क्रिकोथाइरॉइड मसल वो मसल जो कि आप लोगों के थाइरॉइड कार्टिलेज के दरमियान में और नीचे जो दूसरा आप लोगों का क्रिकोइड कार्टिलेज होता है उसके दरमियान में जो मसल होता है इसको हम क्रिकोथाइरॉइड कार्टिलेज कहते होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो इसको सप्लाई नहीं कर रही होती, बाकी के सारे जो भी हमारे लेरिंग्स के मसल्स हैं उनको ये सप्लाई कर रही होती है। तो उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? उसको बेसिकली हमारे पास जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है वो सप्लाई कर रही होती है। दैट इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, और सुपीरियर लेरिंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ठीक है, अब आप लोगों को ये डैमेज कब होगी? ये डैमेज उस वक्त होती है जब आप लोग जो है ये ऊपर वाली जो आर्टरी थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, ये जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी। तो जब आप लोग क्या कर रहे थे, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसको क्लैम्प कर रहे थे, तो अगर आपने साथ में ये वाली जो सुपीरियर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है, ठीक है, उसको भी अगर आपने क्लैम्प कर दिया, अगर आपने उसको भी डैमेज कर दिया, तो उसकी वजह से इट मींस कि अब आप लोग ये वाला जो क्रिकोथाइरॉइड मसल है इसको नर्व सप्लाई नहीं मिल सकेगी। तो आपका ये वाला जो क्रिकोथाइरॉइड मसल है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, दैट इज वन ऑफ द एडक्टर्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। मींस कि ये सिंपल आपने ये याद रख लेना है कि ये आप लोगों के वोकल कॉर्ड्स के अंदर वॉइस को प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। खास तौर पे आप लोगों के जो सिंगर्स हैं जो प्रॉपर सुर लगा रहे होते हैं, जो प्रॉपर राग उनका जो होता है वो किसकी मेहरबानियां हैं, वो आप लोगों के इस क्रिकोथाइरॉइड मसल की मेहरबानियां हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब बंदे की हमारी ये थायराइडेक्टमी हुई उस दौरान जब हमने ये आपने मस्ट याद रखना है कि कौन सी आर्टरी को क्लैंप करने के दौरान आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है। तो आपको पता होना चाहिए इंफीरियर थायराइड आर्टरी को क्लैंप करने के दौरान मेरी ये वाली जो नर्व है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है, जबकि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसको क्लैंप करने के दौरान मेरी ये वाली जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से क्रिकोथाइरॉइड मसल को सप्लाई नहीं मिल सकेगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ टेनोर हो जाता है। या आपने बुक पे लिख लेना है या आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि क्या हो जाएगा जब आप लोगों का जो क्रिकोथाइरॉइड मसल है उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, दैट वुड लीड टू लॉस ऑफ टेनोर। अब ये आप लोगों को आम लोगों के अंदर पता नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों के जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को इस चीज का पता लग जाता होता है। तो ये दोनों के बारे में आपने मस्त याद रखना है। अगर आपको एमसीक्यूज आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से ही आता होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द थायराइड वो थोड़ा किसी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं मजीद जो है वो आप लोगों का लिरिक्स पे वर्क करना चाहूंगा, थोड़ा सा एपिग्लोटिस और थोड़ा सा ग्लोटिस के बारे में बताना चाहूंगा। उसके बाद हम जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये जस्ट मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं ताकि आप लोगों का नेक की एनाटॉमी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अब देखिए आप लोग जब मुंह से खाना खाते हो तो वो खाना क्या है यहां से गुजरता हो और आप लोगों के इधर फेरिंग्स के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सिंपली जो है वो फेरिंग्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका खाना जो है वो इधर आ जाता है। अब जब आपका खाना इधर आ जाता है तो खाने को दो रास्ते मिलते हैं, एक तो पीछे वाली जो ट्यूब है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम जनाब आप लोगों का दूसरा इसोफेगस कह रहे होते हैं, मींस कि खाने वाली ट्यूब, एक तो वो उधर चला जाए, दूसरा इसको रास्ता मिलता है कि ये जनाब इधर लिरिक्स से होता हुआ आप लोगों के ट्रैकिया के अंदर मींस कि एयर पाइप के अंदर चला जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा खाना जो है वो कहां पे जाए, वो एयर वाले पाइप के अंदर जाए। तो क्या होता है कि आपका ये ऊपर जो कार्टिलेज है जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम एपिग्लोटिस कह रहे हैं, तो ये वाला जो एपिग्लोटिस है ये आ जाता होता है इस ओपनिंग के ऊपर। ये वाली जो ओपनिंग है ना इसको हम क्या कह रहे हैं, ये वाली जो लिरिक्स के ऊपर ओपनिंग सी है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम ग्लोटस कह रहे होते हैं। तो इसने इधर ड्रा भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आप लोगों का ग्लोटस वाला पार्ट है। ठीक हो गया जी।
अब इसके ऊपर क्या आ जाता होता है, ये वाला जो ऊपर हमारे पास क्या हुआ क्या पड़ा हुआ है, दैट इज योर एपिग्लोटिस। तो ये वाला जो एपिग्लोटिस है ये इसके ऊपर आ जाता होता है। अब इसके ऊपर क्यों आता है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप लोग खाना खा रहे होते हो, जब कोई चीज निकल रही होते हो, तो आपकी नेक के सामने एक उभार सा है, ये बेसिकली ये वाला जो उभार होता है इसको हम एडम्स एप्पल कहते होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का थायराइड कार्टिलेज है। तो ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है ना, ये ऊपर होता है। जब भी आप लोग कोई चीज निकलती हो तो ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है ये ऊपर होता है। जब ये ऊपर होता है तो आपका ये वाला जो लेरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, जो ग्लोटस है, इसके ऊपर क्या आ जाता होता है, आपका ये वाला जो फ्लैप है आ जाता होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि आप लोगों ने कोई चीज निकली, अभी आप लोग निकल के देखें तो आप इमेजिन इस चीज को फील भी कर सकोगे कि कोई चीज जो है वो ऊपर आ रही है। तो वो क्या है, वो बेसिकली आप लोगों का ये वाला जो थायराइड कार्टिलेज है वो ऊपर आ रहा होता है, आप लोगों का ये वाला जो लेरिंग्स है वो ऊपर आ रहा होता है, और वो आके किसके साथ लग जाता है, वो जनाब आके वो हमारे इस एपिग्लोटिस के साथ लग जाता है। तो इस वजह से अब आप लोगों का जो खाना है वो कहां पे चला जाएगा, वो पीछे इसोफेगस के अंदर जो है वो चला जाता होता है। इट मींस कि अब आप लोगों के होप्स हो के सारे जो कांसेप्ट्स हैं अबाउट एपिग्लोटिस, ग्लोटिस और खाना आप लोगों का इधर हवा की नाली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर क्यों नहीं जाता होता, ठीक है। ये कांसेप्ट जो है होप्स हो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज मोस्टली लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम आगे बात करना चाहेंगे, आगे हम जो बात करना चाहेंगे वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकली देखना चाहेंगे, मींस के ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल हम थायराइड ग्लैंड को देखना चाहेंगे कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। अब इस चीज को जरा समझने के लिए मैं आप लोगों को अपनी इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग इमेजिन कर लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। मींस के इस तरह करके क्या होंगे, इसके अंदर जनाब गोल गोल जो है वो फॉलिकल्स होंगे। अब ये वाले जो फॉलिकल्स होते हैं इनकी सरफे ये जो इंटरनल लाइनिंग है वो इस तरह करके हमारे पास क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, तो उन्होंने इसकी ये वाली जो लाइनिंग है वो बनाई हुई होती है, ठीक है। तो ये इस तरह करके, अब मेरी इतनी मतलब जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, तो आप इमेजिन कर लें कि ये वाले जो सेल्स हैं इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, ये वाले जो फॉलिकल्स हैं गोल गोल, इनको दूसरा लाइन किया हुआ है। अब ये वाले जो सेल्स हैं जिन्होंने क्या हुआ है, ये वाले जो क्यूबोइडल सेल्स है, ये वाले जो क्यूब लाइक सेल्स हैं जिन्होंने क्या किया हुआ होता है, इन फॉलिकल्स को लाइन किया हुआ होता है, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम थायरोसाइट्स कह रहे होते हैं। ये क्या है, ये जनाब ये वाले जो सेल्स हैं जो थायराइड के सेल्स हैं, इनको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, इनको हम थायरोसाइट्स कह रहे होते हैं, या इनको हम थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं इनके दरमियान में कुछ मजीद सेल्स होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ना आप लोगों के फॉलिकुलर सेल्स, इनके दरमियान में क्या होगा, मजीद कुछ सेल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में इधर सेल होगा, इधर सेल होगा, इधर सेल होगा, इधर सेल होगा। तो ये वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम सिंपली जो है वो पैरा फॉलिकुलर, पैरा का मतलब होता है साथ, तो ये जो इन फॉलिकल्स के साथ, फॉलिकुलर सेल्स के साथ में जो सेल्स हैं इनको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। है क्या, उसको बनाने के अंदर है, बना रहे होते हैं आप लोगों के तो हम कैल्सीटोन, इनका काम क्या होता है, आपके ये वाले जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक प्रोटीन होती है। आवाज कट रही है, जस्ट 1 मिनट जी, मैं जरा हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आवाज कहाँ पे कटी थी। आप मुझे पैरा फॉलिकुलर सेल्स से ठीक हो गया। वेलकम टू डेमो लेक्चर। इस तरह तो होता है फिर इस तरह कामों में। अभी बताएं कि स्क्रीन आवाज एवरीथिंग ओके है ना, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग ओके है। ये ना मैं लेक्चर स्टार्ट करूं फिर आप कहेंगे स्क्रीन नहीं है। चलें ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो थायराइड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह करके गोल गोल फॉलिकल्स होते हैं। ये वाले जो फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जिन्होंने एक लेयर, ये वाले जो क्यूबोइडल सेल्स हैं इनको हम सिंपली फॉलिकुलर सेल्स कह रहे होते हैं। तो ये वाले, या इनका दूसरा नाम जो होता है वो थायरोसाइट्स होता है। तो ये वाले जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये बेसिकली आप लोगों का थायराइड हार्मोन्स बना रहे होते हैं, मींस के T3 और T4 को ये बना रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब
इनके साथ में कुछ मजीद ये वाले जो नीले वाले सेल्स हैं, इनके बिल्कुल दरमियान में, इनके आसपास जो है ये पैरा मीन्स साथ है, तो इनके साथ में कुछ और मजीद सेल्स होते हैं, उनको हम पैराफोलिकुलर सेल्स कह रहे होते हैं। तो ये वाले जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, ये बेसिकली आप लोगों का एक हार्मोन बना रहे होते हैं जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते होते हैं। बुक से अंडरलाइन करवाता हूं, कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? ये आप लोगों के ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा होता है। अब क्या होता है कि आप लोगों के ये वाले जो फोलिकल्स है ना, ठीक है, ये वाले जो फोलिकुलर सेल्स हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम थायरोग्लोब्यूलिन कहते होते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा, आप लोगों ने लिख लेना है। इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक हो गया जी। तो अब ये वाली जो थायरोग्लोब्यूलिन है ना, तो इसको हम क्या कह देते हैं कि जो के सेल्स के अंदर पड़ी हुई है, ये जो प्रोटीनिशियस मटेरियल हमारे फोलिकुलर सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम कोलोइड कह देते होते हैं। ठीक हो गया जी। तो होप सो आप लोगों का सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि जब हम ग्लैंड को देख रहे होते हैं तो ये किससे बना है? ये फोलिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाले जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या पड़ा होता है? इनके अंदर बेसिकली आप लोगों का जनाब जो कोलोइड है वो पड़ा होता है। ठीक है, तो अब कोलोइड क्या था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये वाले जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, इनके अंदर दूसरा थायरोग्लोब्यूलिन होती है, वो जो प्रोटीनिशियस मटेरियल है उसको हम जो है वो कोलोइड कह रहे होते हैं। अब ये वाले जो फोलिकुलर सेल्स थे, ये क्या होते हैं? ये आप लोगों के मतलब ये वाले जो फोलिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गोल होते हैं। ठीक है, और इनको जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, मींस के मैंने इस तरह करके गोल क्या बनाया था? फोलिकल बनाया था। और इसको ये वाले जो क्यूबोइडल सेल्स जिन्होंने लाइन किया हुआ था, उनको हम क्या कह रहे थे? उनको हम थायरोसाइट्स कह रहे थे, या उनको हम जो है वो फोलिकुलर सेल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, उनको अब क्या होता है कि हमारे पास इनके अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ था? इनके अंदर बेसिकली आप लोगों की ये वाली जो प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन पड़ी हुई थी, जो कि ये इधर भी रिलीज कर देते थे, इधर दरमियान में भी रिलीज कर देते थे। इट मींस कि आप लोगों की ये वाले जो फोलिकल्स होते हैं, ये किससे भरे हुए होते हैं? ये आप लोगों की कोलोइड से, ये वाले जो प्रोटीनिशियस मटेरियल है, इससे भरे हुए होते हैं। और देन दूसरी बात ये है कि इनके दरमियान हमारे ये वाले जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये वाले जो थायरोसाइट्स होते हैं, ये क्या बना रहे होते हैं? ये आप लोगों के थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 को बना रहे होते हैं। T3 को हम ट्राइआइडोथायरोनिन कह देते हैं, T4 को हम थायरोक्सिन कह देते होते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब आप लोगों का जो T3 होता है, ब्लड के अंदर जो एक्टिव फॉर्म होती है हमारे थायराइड हार्मोन की, दैट इज T3, जबकि जो इनएक्टिव फॉर्म होती है दैट इज T4। इट मींस कि आप लोगों का जो सारा काम हो रहा है बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इसकी एक्टिव फॉर्म की वजह से जो है वो हो रहा है। ठीक है, जबकि आप लोगों का जो रिजर्व फॉर्म पड़ी होती है ब्लड के अंदर, जिससे आप लोगों का ये वाला जो T3 है वो बनता होता है, दैट इज T4। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन चुका है कि T4 इज द इनएक्टिव फॉर्म, जबकि T3 इज द एक्टिव फॉर्म। अब आपसे एमसीक्यूज आता है कि आपके ब्लड के अंदर बताओ थायराइड की ज्यादातर एक्टिव फॉर्म होती है या इनएक्टिव फॉर्म होती है? तो आपका पता होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर जो एक्टिव फॉर्म है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। मींस के ये वाली जो T3 वाली जो एक्टिव फॉर्म है ये बिल्कुल थोड़ी होती है, जबकि आप लोगों की ये वाली जो एक्टिव फॉर्म है, मींस के जो T4 वाली फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप लोगों की बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ये जो T4 है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है T3 के अंदर, और देन ये जो है वो अपना जो काम है मेटाबॉलिज्म वाला वो आगे करवा रही होती है। ठीक है, तो इट मींस कि आपका एक मजीद एमसीक्यू क्लियर हो गया कि आपके ब्लड के अंदर मेनली कौन सा ज्यादा होगा हार्मोन? तो आपको पता होना चाहिए थायरोक्सिन, मींस के जो T4 है वो ज्यादा होता है, जबकि आप लोगों की जो फ्री फॉर्म होती है, जो कि एक्टिव फॉर्म जिसको हम कहते होते हैं, वो कम होती है। अब दूसरी बात ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके साथ में कुछ सेल्स पड़े होते हैं, थायराइड फोलिकुलर सेल्स के साथ में मजीद कुछ सेल्स पड़े होते हैं, उनको हम पैराफोलिकुलर सेल्स कहते होते हैं। ये वाले जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं ये कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये वाले जो कैल्सिटोनिन है ये क्या कर रहा होता है कि आप लोगों के ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा होता है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। तो मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर आप लोगों के ब्लड के अंदर ये जो कैल्सिटोनिन है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। अब हम मजीद बात करना चाहेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन।